हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो 50 किलो भार वर्ग में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अब चलिए जान लेते हैं विनेश फोगाट के बारे में। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक ने 7 अगस्त के दिन पहली ओलंपिक रेसलिंग फाइनल क्वार्टर में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन्होंने क्यूबा के यूसेन लिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इन्हें मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। मैच सारा एन हिल्ट ब्रायंट और यूसेज गुलपेज लोपेज के बीच होगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कि मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात में एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वहीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। देखिए, अब बांग्लादेश के मेजर जनरल जियाउर हसन को उनके पद से भी मुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च की गई, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरों में महिला सरकारी समितियों के व्यवसाय मॉडल पर आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। बता दें कि महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आर सैन को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गृह मंत्रालय ने हाल ही में आर सैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। अभी तक वह डीजीपी जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भारत सरकार के अवर सचिव गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वयं को कार्यभार संभालने की तारीख 30/9/2024 तक या अगले आदेश तक डीजीपी पद पर नियुक्त किया जाता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाश नाथन ने ली है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, के कैलाश नाथन को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण माथुर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। समारोह में मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके कैबिनेट सहयोगी और यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। भारत ने सब पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस राज्य से की है? ये तमिलनाडु राज्य से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की। तो 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित किया है, ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भोटो यात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है?
तो ये नेपाल में संपन्न हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कुछ और करंट अफेयर्स। देखिए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अगस्त को 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। देखिए भारत का स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना शुरू की है? ये 920 करोड़ रुपए में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं पूरी हो चुकी हैं। परियोजनाओं में से सीवेज उपचार क्षमता 145 मेगालीटर प्रतिदिन की वृद्धि होगी। हाइब्रिड इम्यूनिटी यानी पीपीपी एचएएम मॉडल एवं एडवांस सीक्वेंस बैच रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव देखिए, इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों की पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारत का पहला जीआई टैग्स अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? ये पोलैंड को निर्यात किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए पुरंदर हाईलैंड्स भारत का पहला जीआई टैग्स वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात कर रहा है, जो भारतीय कृषि निर्यात में मील का पत्थर साबित होगा। पुरंदर अंजीर से बना और अस्थायी पेटेंट प्राप्त अंजीर का जूस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम में प्रशंसा पा चुका है। एपिडा और साइयॉन एग्रीकोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुगम किए गए इस निर्यात को देखिए शरद पवार और सांसद सुप्रिया सूले सहित प्रमुख हस्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति की मंजूरी किसको दी गई है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 28 अगस्त 2024 को या उसके बाद 3 साल के लिए एसबीआई के चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को मंजूरी दे दी गई है। देखिए शेट्टी की नियुक्ति जो है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की सिफारिश के बाद की गई। राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई में एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने से प्रभावी होगा। एसबीआई का मुख्यालय जो है इस समय मुंबई में है और इस समय इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किफ़ायती आवास बाजार यानी नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में शीर्ष रैंक हासिल किसने किया है? तो ये अहमदाबाद ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए जान लेते हैं शीर्ष रैंक हासिल करने वाले शहर। तो अहमदाबाद सबसे किफ़ायती है, जिसका ईएमआई से आय का अनुपात सिर्फ 21% है। पुणे और कोलकाता दूसरे स्थान पर हैं, जिनका 24% है। और सबसे कम किफ़ायती जो है वो मुंबई है और सबसे महंगा है, जिसका अनुपात जो है 51% है। देखिए वहनीयता सूचकांक रुझान में 2010 में मुंबई का अनुपात 93% था, जो वहनीय उल्लेखिता को सुधार को दर्शाता है। बात करते हैं आज के एक और करंट अफेयर की। तो देखिए नई हज नीति 2025 की घोषणा हुई है, जिसमें कुल हज कोटे का 70% हिस्सा भारतीय हज समिति को आवंटित किया गया है, जो 2024 में 80% था, जबकि शेष 30% निजी आयोजकों के द्वारा के लिए है। प्राथमिक में अब 65 वर्ष से उससे अधिक आयु के तीर्थयात्री शामिल हैं। इसके बिना मुहर्रम के यात्रा करने वाली महिलाएं भी आती हैं, जबकि नीति आयोग ने 70+ आयु वालों को प्राथमिकता दी गई है और 65+ आयु वर्ग के तीर्थयात्रियों के लिए एक साथ ही अनिवार्य है। देखिए इसमें जो है हज के लिए जब मतलब जितने लोग की अनुमति होती है उसमें से 70% हज समूह समिति भेजती है, बाकी जो 30% है वो प्राइवेट कंपनियां अपने तरफ से भेजती हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। इसरो किस अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 यानी EOS 8 लॉन्च करेगा? ये 15 अगस्त के दिन किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए EOS 8 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
D3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। EOS-08 मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना तथा माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत पेलोड उपकरण बनाना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, GNSSR और SICUV डेसीमीटर इस मिशन के जो हैं पेलोड के नाम हैं, ये याद रखेंगे। बात करते हैं आज के, देखिए EOSR पेलोड के मिड वेव IAR और लॉन्ग वेव IAR LWIR बैंड में इमेज का कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है और GNSSR पेलोड को समुद्री सतह, पवन विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन और अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया गया है। देखिए GNSSR आधारित रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करता है और EOS-8 उपग्रह मेन फ्रेम प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा, जैसे कि संचार, बेसबैंड पोजिशनिंग यानी CBSP पैकेज के रूप में जाने वाला एकीकृत एवियोनिक्स सिस्टम है। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए नौसेना प्रमुख द्वारा विकसित भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण का अनावरण किया गया है। देखिए 7 अगस्त को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने एक दस्तावेज का अनावरण किया जिसमें विकसित भारत के निर्माण में नौसेना की भूमिका के लिए उनके रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। देखिए CNS कोर्स टू स्टीयर 2024 शीर्षक वाले इस दस्तावेज में युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार नौसेना के निर्माण के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है। इस रणनीतिक रोडमैप को नौसेना की क्षमताओं को भारत में व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए CTA 2024 की रिलीज एडमिरल दिनेश त्रिपाठी द्वारा 30 अप्रैल को एडमिरल RK हरिकुमार के स्थान पर 26वीं नौसेना के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ महीनों बाद हुई। देखिए यह रणनीतिक दृष्टि ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में सक्रिय रूप से शामिल है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है जो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन है। वर्तमान प्रणाली 1894 पुराने कारागार अधिनियम के तहत संचालित होती है जिसके कारण जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ होती है। देखिए 27,110 के लिए सुविधाओं में 40,428 कैदी हैं। नए विधेयक का उद्देश्य संघ के आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 के आधार पर जेल संचालन को आधुनिक बनाता है। चलिए जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर LTCG कर के लिए सूचकांक लाभ बहाल किया है। देखिए सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी LTGC कर के लिए इंडेक्सेशन लाभ हटाने के अपने फैसले को पलट दिया है। करदाता अब 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए इंडेक्सन के साथ 20% या इंडेक्सन के बिना 12.5% का LTGC कर को भुगतान करने के बीच चयन कर सकते हैं। देखिए इस तिथि से पहले खरीदी गई संपत्तियों को ग्रैंडफादर किया जाएगा जिसके कर गणना के लिए मूल इंडेक्सन लाभ सुरक्षित रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।